जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेसन में बच्चों जो हमारा टॉपिक चल रहा था द स्ट्रगल स्वराज, स्वराज के लिए संघर्ष 1925 से 1939, उसी का हम बच्चों थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। और पर्टिकुलरली इस पूरे लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, यानी कि गोल मेज सम्मेलन। कौन सा है? तो गोल मेज सम्मेलन। ठीक है बच्चों, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि आप अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, प्रीवियस जो लेक्चर था बच्चों वहां पर हमने नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया। और उसके बाद हमने देखा था दांडी यात्रा यानी कि दांडी मार्च। राइट, तो ये सब हमने देख लिया था। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ना, गोल मेज सम्मेलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको बता दूं इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और सबका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए प्रीवियस जो लेक्चर था वहां पर हमने पढ़ा था लास्ट में दांडी यात्रा के बारे में, है ना, दांडी मार्च के बारे में। और वहां से ये कह दिया गया था कि भैया हम आगे जो याद है वो आईएनसी पार्टी का लाहौर अधिवेशन है ना, जहां पर ये कही गई थी कि भैया हम गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोल मेज सम्मेलनों को क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। यही पढ़ा था हमने। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यह पता होनी चाहिए कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोल मेज सम्मेलन टोटल कितने हुए थे? तो 3 हुए थे बच्चों। कितने हुए थे? 3 हुए थे। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। पहली बेसिक बात तो यह आपको पता होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको क्या पता होनी चाहिए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां हुए थे? तो ये हुए थे बच्चों लंदन में। लंदन में कहां पर हुए थे? तो लंदन में एक रोड है, उस रोड का नाम है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। क्या नाम है? 10 डाउनिंग स्ट्रीट। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के ऊपर एक पैलेस है जिसका नाम है बच्चों बर्गिंघम पैलेस। बर्गिंघम पैलेस, वहां पर ये हुए थे। तो कभी भी पूछ ले गोलमेज सम्मेलन का पहला, दूसरा, तीसरा जो भी पूछ ले तो जवाब क्या आएगा, कहां पर हुए थे? तो लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट बर्गिंघम पैलेस। पहला हुआ 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932। किसने करवाए थे? उस टाइम पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसका नाम था रामसे मैकडोनल्ड। क्या नाम था? तो रामसे मैकडोनल्ड। ये नाम मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। उसके बाद एक जो और इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि भैया आईएनसी पार्टी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो सिर्फ दूसरे में भाग लिया था, सिर्फ दूसरे में। और एक लास्ट चीज आपको पता होनी चाहिए, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर अकेले भारतीय थे। डॉक्टर बी आर अंबेडकर अकेले भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर अकेले भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में क्या किया है? भाग लिया है। क्लियर है बच्चों? ये बेसिक बातें हैं, एग्जाम में आती हैं। ठीक है, तो एक बार मैंने जस्ट आपको यहाँ पे एक प्रीव्यू बता दिया। मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा कि लंदन में हुआ था तो लंदन में कहाँ हुआ था, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा, है ना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था उस टाइम पे, है ना, कब कहाँ हुआ था, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए अब। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं बच्चों फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहला गोलमेज सम्मेलन जो कि नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला है। क्लियर है? तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहले गोलमेज सम्मेलन की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम का जो भारत का जो वॉइसरॉय था दैट वाज इरविन। याद है, प्रीवियस लेक्चर में बताया था, इरविन ने अनाउंस कर दिया था गोलमेज सम्मेलन के बारे में 31 अक्टूबर 1929 को, है ना, कि भाई लंदन के अंदर एक गोलमेज सम्मेलन होने वाला है 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। ठीक है, हालांकि उस टाइम पर क्या था, उस टाइम पर कांग्रेस के जो मेन जो मेजोरिटी जो लीडर्स थे उनको सलाखों के पीछे कर दिया गया था, उनको जेल में डाल दिया गया था। उस टाइम पे याद होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन जब अपनी चरम सीमा पे था तो जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे यार और जो बड़े बड़े लीडर्स थे उन सबको क्या कर दिया गया था? जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, और जो दूसरी पार्टीज थी जैसे मुस्लिम लीग थी या हिंदू महासभा थी या फिर जो उस टाइम के प्रिंसली स्टेट्स थे, जो राजे रजवाड़े थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन के अंदर। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, पहला गोलमेज सम्मेलन था, उसके अंदर आईएनसी पार्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि उनके जो मेजर जो लीडर्स थे वो सारे के सारे क्या थे? जेलों में बंद थे। क्लियर है इतनी बात? तो यानी कि हम कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग्स, जो उदारवादी जो नेता थे, जो या फिर जो और पार्टियां थी, उन्होंने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। लेकिन बिना कांग्रेस के ये जो गोलमेज सम्मेलन था ना, ये बिना हड्डियों का शरीर था, है ना, बोनलेस बॉडी। ऐसी बॉडी जिसके अंदर हड्डियां ना हो तो वो क्या, कोई बॉडी थोड़ा ना वो। यानी कि ये जो गोलमेज सम्मेलन था कांग्रेस पार्टी के ना आने से पूरी तरह से क्या हो चुका था? पूरी तरह से फेल हो चुका था, कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर।
ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी द कांग्रेस द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हैड टू बी एडजर्न्ड, यानी कि कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी और वही गोलमेज सम्मेलन में नहीं आई है, तो भैया ये कॉन्फ्रेंस जो है, ये गोलमेज सम्मेलन होता कैसे? तो इसलिए जो पहला गोलमेज सम्मेलन था उसे क्या करना पड़ा, उसे स्थगित करना पड़ा। अब भैया जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, जो गोलमेज सम्मेलन थे, अच्छा मैं बार बार गोलमेज सम्मेलन बोल रहा हूं या मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोल रहा हूं, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं आरटीसी, ठीक है। तो आरटीसी समझ जाना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन यानी कि जो आरटीसी थे उनके प्रपोजल्स क्या क्या थे? एक तो क्या था, इन्होंने क्या करना था? सबसे पहले था फॉर्मेशन ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन, कि भैया अलग अलग पार्टीज क्यों बना रहे हो आप, एक ही पार्टी बनाओ, उसका नाम क्या होगा, ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है। दूसरा क्या था, द फेडरल गवर्नमेंट टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द फेडरल लेजिस्लेचर, मतलब एक संघीय सरकार बनानी है, एक संघीय सरकार, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना वैसे, तो कहते हैं कि एक संघीय सरकार बनानी है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेगी किसके लिए, संघीय विधान पालिका के लिए, फेडरल लेजिस्लेचर के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए उत्तरदायी रहेगी, संघीय विधान पालिका के लिए, ठीक है। एक लास्ट तीसरा कैसा था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता, ठीक है, प्रांतीय आजादी के बारे में, ठीक है। तो ये बेसिकली मेन पर्पस थे, मेन प्रपोजल्स थे किसके, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के, ठीक है। चलिए अब हम अपनी कहानी पे दोबारा आते हैं। तो देखिए बच्चों, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में जानेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको कहानी पता होनी चाहिए। भाई पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, सभी गए, मुस्लिम लीग गई, हिंदू महासभा गई, राज रजवाड़े गए, बाबा साहब अम्बेडकर गए, सब गए, लेकिन पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी नहीं गई, यही हमने पढ़ा, जिसकी वजह से पहला गोलमेज सम्मेलन क्या हो चुका था, फेल हो चुका था। अब भैया उस टाइम पे अंग्रेजों के जो प्रधानमंत्री थे उसका नाम था रामसे मैकडोनल्ड। रामसे मैकडोनल्ड को बहुत गुस्सा आया, कहता भाई यार कमाल होगी, इतने सारे बंदे आए, सबका खर्चा हमने भरा है, और कमाल की बात ये हो गई है कि भाई कांग्रेस पार्टी आई ही नहीं। तो रामसे मैकडोनल्ड बड़े नाराज हुए। तो रामसे मैकडोनल्ड ने फोन किया इंडिया में, और इंडिया में किसके पास फोन किया, इरविन के पास। इरविन उस टाइम पे कौन था, इरविन उस टाइम पे भारत का वॉइसरॉय था। कौन था, भारत का वॉइसरॉय था। तो इरविन को फोन किया, कहता भाई ऐसे ऐसे बात है, तो बताओ भाई क्यों नहीं आई कांग्रेस पार्टी। कहता जी आप मुझसे क्या पूछ रहे हो, आप ही की गलती है। बोले क्यों, बोले जी आप लोगों ने साइमन कमीशन बनवाया था, याद करो साइमन कमीशन। बोले हाँ। बोले साइमन कमीशन में 7 अंग्रेज थे। बोले हाँ। तो बोले जब उस टाइम पे इंडियन लोगों ने डिमांड की थी कि जी इसके अंदर एक आधा भारतीय रख लो, उस टाइम पे जो आपका जो सेक्रेटरी था वो क्या बोल रहा था, याद करो, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में। वो कहता कि भैया इन लोगों को अकल नहीं है, इन लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, ये हमारी बराबरी कहां कर सकते हैं, इंडियन लोगों को कुछ पता नहीं है ना। तो बोले इस बात से कांग्रेस पार्टी नाराज हो गई थी, और 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वहां पर जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया था कि ठीक है भैया, अगर साइमन कमीशन में हमारा एक भी बंदा नहीं है तो जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे जो तुम आरटीसी गोलमेज सम्मेलन आयोजित कर रहे हो वहां पर कांग्रेस पार्टी नहीं जाएगी। यही बात हुई थी। तो बोले जी अगर आप उस टाइम पे 1-2 भारतीय रख लेते तो ये लोग आते वहां पे, आपने सुनी नहीं, अब वो नहीं सुन रहे। तो रामसे मैकडोनल्ड कहता कि भैया ऐसा है, मेरे को इतनी कहानी मत सुनाओ, सिंपल सी बात है, अब होगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर मुझे कौन चाहिए, मुझे कांग्रेस पार्टी की तरफ से गांधी जी चाहिए वहां पर। बोले जी गांधी जी तो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है ही नहीं। ये मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया था कि गांधी जी वाज नॉट द मेंबर ऑफ आईएनसी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे गांधी जी, लेकिन उनके सलाहकार थे। तो बोले कि नहीं मुझे नहीं पता, रामसे मैकडोनल्ड कहते मुझे नहीं पता भैया, मुझे गांधी जी चाहिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। कहां पर, लंदन में। कहता जी मैं बात करके देखता हूं। क्लियर है इतनी बात। तो फाइनली हुआ क्या, फाइनली 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को इरविन, ये इरविन की फोटो है और ये गांधी जी की फोटो है, गांधी जी और इरविन दिल्ली में मिले, ठीक है, और इनका आपस में समझौता हुआ। समझौते में क्या क्या था अभी मैं सारे डिटेल में बताऊंगा, अभी जस्ट एक ब्रीफ बता रहा हूं। तो गांधी जी और इरविन दिल्ली में मिले 5 मार्च 1931 को, और आपस में समझौता हुआ। उसी समझौते को कहा जाता है गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता, पैक्ट भी बोल देता है, पैक्ट का मतलब होता है समझौता। तो गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली पैक्ट, अब आप समझ गए क्या है। उसी के बाद गांधी जी कहां गए थे, गांधी जी गए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, और उनके साथ कौन थी, तो उनके साथ थी बच्चों सरोजिनी नायडू। कौन थी, तो उनके साथ थी सरोजिनी नायडू। क्लियर है, यहां पे बेसिक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं बच्चों कहानी की डिटेल में। तो गांधी इरविन पैक्ट, तो देखिए यहां पर हुआ क्या, with the efforts of Tej Bahadur Sapru, Dr. Jayakar and S.S. Shastri, a consensus was drawn between the government and the Congress, with the British agreeing to negotiate with Gandhi। क्या कहता है कि भैया उधर से प्रेशर था किसका, उधर से प्रेशर था रामसे मैकडोनल्ड का, इधर से एफर्ट्स कर रहे थे तेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर जयकर और एस एस शास्त्री, और इन सब के एफर्ट्स की वजह से क्या हुआ
कि सरकार और जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनके बीच में नेगोशिएशन की बात होनी शुरू हो गई थी कि ठीक है चलो गांधी से बात करके देखते हैं। और इन सब का रिजल्ट क्या निकल कर आया? इन सब का रिजल्ट क्या निकल कर आया कि 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ, जिसे क्या कहा गया? जिसे कहा गया दिल्ली समझौता, दिल्ली पैक्ट, या फिर हम इसे गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं। राइट, कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। अब भैया ये जो गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में, इसके अंदर था क्या क्या, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या समझौते हुए इसके अंदर? सबसे पहला तो यही था कि आईएनसी पार्टी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को डिसकंटिन्यू कर देगी, स्थगित कर देगी। ठीक है, क्योंकि इससे ब्रिटिश सरकार का बहुत ज्यादा क्या हो रहा था? बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, आईएनसी पार्टी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह रखी गई कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जितने भी कैदी हैं जो राजनीतिक हैं, ठीक है, जितने भी नेता लोगों को आप लोगों ने जेलों में बंद कर रखा है, ठीक है, उन सबको जेल से बाहर निकालो। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जिन्होंने दंगा फसाद किया उनको जेल से बाहर निकालो, नहीं, लेकिन जिन्होंने शांतिपूर्वक ढंग से रैलियां कर रहे थे उन सबको, जिनको आपने जेलों में डाला, उन सबको बाहर निकालो। बोले ठीक है जी, निकाल देंगे। उसके बाद दूसरा यह था कि आईएनसी पार्टी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। हाँ जी, बिल्कुल भाग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यह मैं आपको बता ही चुका हूं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर एक तो महात्मा गांधी जी गए थे और साथ में कौन गए थे? तो सरोजिनी नायडू। तो दो लोगों ने जो है आईएनसी पार्टी की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, उसके बाद क्या था कि भाई ये जो आपका नमक कानून है ना, इसे वापस लो। बोले आप हर नागरिक को अधिकार दो कि वो अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने घर के लिए नमक को बना सके। ठीक है, और हां, लेकिन यह बात है कि अगर कोई कमर्शियल पर्पस के लिए, मतलब किसी ने नमक की फैक्ट्री खोल ली और वो वहां पे नमक बना रहा है, नमक बेच रहा है, बोले तो आप उससे टैक्स लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कोई घर पे बैठ के अपना नमक बना रहा है तो आप उसको रोक नहीं सकते। बोले ठीक है जी, ये भी बात मान ली। दूसरा क्या था कि जितने भी पेंडिंग केसेस चल रहे हैं, जितने भी पेंडिंग अध्यादेश है, उन सबको कैंसिल करो, उन सबको विड्रा कर लो, उन सबको वापस ले लो। बोले ठीक है जी, वापसी ले लेंगे। और बताओ? बोले दूसरा, बोले जितने भी सत्याग्रही थे, जितने भी सत्याग्रह करने वाले लोग हैं, उनकी प्रॉपर्टी जो ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर रखी है, उन सबको उनकी प्रॉपर्टी वापस करो। बोले ठीक है जी, हम सब मान लेंगे। अब आप इमेजिन करो कि कितना प्रभाव था गांधी जी का उस टाइम पे, कि इरविन जो है वो सारी जो उनकी डिमांड्स है उन सबको मानता जा रहा, सारी की सारी डिमांड्स को जो इरविन ने क्या किया, मानता चला गया वो। राइट, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर है रामसे मैकडोनल्ड का, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री है। क्योंकि रामसे मैकडोनल्ड ने क्या रखा, बेटे अगर वो नहीं आया ना तो मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा। तो इरविन क्या मरता, क्या नहीं करता? तो इरविन किसको फोर्स कर रहे हैं? गांधी जी को, कि जी आप जो मांग रहे हैं मांग लो, लेकिन भैया हम बस आप लंदन चलो, हमें नहीं पता। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, गांधीज 11 पॉइंट अल्टीमेटम टू इरविन। गांधी जी ने 11 मांगे और रखी थी। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, याद करो। गांधी जी की 11 मांगे थी इरविन की, जो कि इरविन ने मानने से मना कर दिया था और बोल दिया था कि भैया मैं जो है आपको नहीं, मैं नहीं मानूंगा। उसके बाद फिर गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था। तो गांधी जी के वो 11 पॉइंट कौन कौन से थे? एक तो था प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेंट्स एंड लिकर, यानी कि शराबबंदी, कि अब भैया भारत के अंदर शराब बंद कर दो। दूसरा, जो रुपया और स्टर्लिंग है, स्टर्लिंग करेंसी थी ब्रिटेन की, तो बोले रुपया और जो करेंसी है ना, उसका जो एक्सचेंज रेशियो है उसको सही करो। बोले ये क्या मतलब हुआ कि आपका एक स्टर्लिंग हमारे 80 रुपए के बराबर है? मैं आज के डेट के हिसाब से एग्जांपल बता रहा हूं आपको। बोले ऐसे नहीं, इसको बराबर लेके आओ। दूसरा, जो लैंड रेवेन्यू टैक्स है, ठीक है, भूमि जो कर है, उसको आप रिड्यूस करो, उसको आप क्या करो, उसको कम करो। दूसरा, सॉल्ट टैक्स, जो नमक के ऊपर आपने टैक्स लगा रखा है, आम आदमी कहां से वो जो है नमक का टैक्स भरेगा, तो बोले उसको खत्म करो। पांचवा, रिड्यूस द मिलिट्री एक्सपेंडिचर, जो सेना के ऊपर आप खर्चा कर रहे हो ना, उसको रिड्यूस करो। बोले ठीक है जी। और बोले रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, बोले जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि जो प्रशासन है, यानी कि जो नॉर्मल जो दफ्तर है, वहां पर जो आप खर्चे कर रहे हो उनको कम करो। बोले और इंपोज कस्टम ड्यूटी ऑन फॉरेन क्लॉथ, यानी कि विदेशों से जो कपड़ा भारत में आता है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाओ, उसके ऊपर टैक्स लगाओ, वो भारत में महंगा बिकना चाहिए। अब इससे होगा क्या? सिंपल सी बात है, विदेशी कपड़ा भारत में महंगा बिक रहा है तो क्या होगा? लोग किसकी तरफ जाएंगे? जो इंडियन जो कपड़ा है, इंडियन जो खादी है, उसकी तरफ जाएंगे। राइट, और क्या था? एक्सेप्ट द पोस्टल रिजर्वेशन बिल, कहता है जी पोस्टल आरक्षण बिल जो है उसको एक्सेप्ट करो। बोले और अबोलिश द सीआईडी डिपार्टमेंट, जो आपका सीआईडी डिपार्टमेंट है ना, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, बोले उसको खत्म करो। बोले क्या ये जासूसी करते रहते हैं? बोले सीआईडी डिपार्टमेंट को खत्म करो। और 10वीं डिमांड थी रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, कि जितने भी राजनीतिक कैदी थे, जितने भी पॉलिटिक्स की वजह से जेलों में बंद थे, उन सबको आप क्या करो, उन सबको रिहा करो। और 11वां था इशू लाइसेंस ऑफ आर्म्स टू सिटीजंस फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन, भी लोगों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की क्या दिया जाए, उनको लाइसेंस दिया जाए कि लोग जो हैं अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या कर सकें, अपनी आत्मरक्षा के लिए जो है वो हथियार रख सकें।
क्लियर है? ये थी बच्चों 11 मांगे गांधी जी की, जो कि किससे मांगी गई थी? जो मांगी गई थी इरविन से। उसके बाद 1931 में मार्च में ही कराची सेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है, कराची सेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस की बैठक हुई थी 1931 में, कहां पर? कराची में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। यहां पर क्या क्या फैसले लिए गए इस अधिवेशन के अंदर? तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था ना, उसको मंजूरी दे दी गई। बोले ठीक है भाई, कोई बात नहीं गांधी जी, आप जाओ, ठीक है। हालांकि ये जो 11 मांगे मानेंगे थे, तो इरविन कहता ठीक है जी, आपकी मैंने ऊपर वाली डिमांड सारी मान ली ना, ठीक है, ये 11 मांगे मानूंगा, जब पहले आप लंदन से हो कह दो, फिर इसके बारे में विचार करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर गांधी इरविन समझौते के अंदर जो बातें हुई थी, उन सबको अप्रूव कर दिया गया। उसके बाद रेजोल्यूशन और फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम वाज पास्ड। यहां पर एक जो है रेजोल्यूशन पास किया गया, किसके ऊपर? फंडामेंटल राइट्स, भी लोगों के मौलिक अधिकार होने चाहिए, है ना। और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम को जो है क्या कर दिया गया? पास कर दिया गया। लास्ट में और क्या पास किया गया यहां पे? अ प्लान फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज आउटलाइन, कि यहां पर एक प्लान बनाया गया कि भैया कल को जब देश आजाद हो जाएगा, तो हम अपने भारत समाज को, हमारी भारत की जो सोसाइटी है, हमारे भारत के जो अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं, उनको कैसे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे भैया, क्योंकि भारत के अंदर अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग हैं। तो जब हम आजाद हो जाएंगे, तब हम इन सब चीजों को कैसे मैनेज करेंगे, उन सब के बारे में भी यहां पर क्या हुई थी? चर्चा हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, कराची सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि गांधी इरविन समझौते को आईएनसी पार्टी ने किस अधिवेशन में, किस सेशन में अप्रूव कर दिया था? तो दैट वाज कराची सेशन, जो कि कब हुआ था? 1931 में हुआ था। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड आरटीसी, और यह हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। यहां पर एक चीज समझने वाली है बच्चों, जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, उस टाइम पे जो भारत के जो वॉइसरॉय थे, उसका नाम था इरविन, इरविन, ठीक है। दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन जो चल रहा है यहां पे अभी हम पढ़ने वाले दूसरा, इस टाइम पे जो भारत के वॉइसरॉय हैं, उसका नाम है विलिंगडन। क्या नाम है? विलिंगडन, ठीक है। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में, दूसरा हुआ 1931 में, ठीक है। और कब हो रहा है? सितंबर के महीने में। अब आप कहेंगे यार अभी तो हमने पढ़ा 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को तो इरविन बैठा था गांधी जी के साथ, जब समझौता हुआ था। इरविन भारत का वॉइसरॉय था भाई। मार्च 1931 में इरविन था, ठीक है। सितंबर 1931 में भारत का वॉइसरॉय वेलिंगडन हो गया। सन सेम है, महीने अलग अलग हैं, इसलिए यहां पे कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भैया ये बताओ दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वॉइसरॉय कौन थे, तो बच्चे याद करते थे दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो वॉइसरॉय इरविन होगा। गलत। इरविन को जून जुलाई के महीने में हटा दिया गया था, ठीक है। ये वापसी कहां चला गया था? ये वापसी ब्रिटेन चला गया था। तो ध्यान रखिएगा, मार्च के महीने में इरविन था, जून जुलाई में वापसी चला गया, और फिर जब आया तो कौन आया? तो विलिंगडन आया। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत के वॉइसरॉय कौन थे? तो भारत के वॉइसरॉय थे बच्चों विलिंगडन। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, लंदन में आयोजित हुआ था, 10 डाउनिंग स्ट्रीट बर्मिंघम पैलेस के अंदर, और इस टाइम पे भारत के वॉइसरॉय लॉर्ड विलिंगडन थे। और कब हुआ था? सितंबर दिसंबर 1931, ठीक है। और यहां पर आईएनसी पार्टी की तरफ से कौन गए थे? गांधी जी गए थे। और गांधी जी के साथ कौन थी? तो गांधी जी के साथ थी बच्चों सरोजिनी नायडू। कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। क्लियर है? अब भैया गांधी जी के इतने मनाने के बावजूद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि भैया जो आपकी डोमिनियन स्टेटस की जो डिमांड है ना कि हमें आजाद कर दो, तुरंत आजाद करो हमारे भारत देश को, बोले ये सब हम नहीं मानेंगे। ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया कि हम आपके देश को आजाद थोड़ा ना करेंगे भाई, है ना। अब यहां पे जो सेकंड आरटीसी था, सेकंड गोलमेज सम्मेलन जो था, यहां पे क्या क्या इशू था, ठीक है, क्या क्या इशू था? सबसे पहला फेडरल स्ट्रक्चर एंड द माइनॉरिटीज, कि भैया जो आपका संघीय ढांचा है ना भारत के अंदर, और वो जो अल्पसंख्यक लोग हैं, ठीक है, वो सबसे बड़ी समस्या है जो आप उनके साथ कर रहे हो ना, ये सब गलत है। उनके भी कुछ अधिकार होने चाहिए। और क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंस। दूसरा मेन इशू ये था कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, यानी कि जो पैसा है, जो पैसा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रांतों के बीच में बांटा जाना चाहिए भैया। सारा काम ऐसा थोड़ा ना कि सारा काम सेंटर में बैठे बैठे हो जाएगा। कुछ एक जो है प्रांतों को भी तो पावर मिलनी चाहिए फाइनेंशियली। प्रांतों के पास तो पावर है ही नहीं फाइनेंशियली, तो वो क्या करेंगे बेचारे। नेक्स्ट, मोड ऑफ असेशन ऑफ स्टेट टू द फेडरेशन, कि भैया जो राज्य हैं, ठीक है, या फिर जो प्रांत हैं, उनको संघ में मिलाने का जो प्रक्रिया है, उसका मेन इशू था कि आप किस तरीके से किस प्रक्रिया को अपना रहे हो, राइट। तो बेसिकली क्या था? द सेशन केम थ्रू डेडलॉक ऑन द क्वेश्चन ऑफ माइनॉरिटीज, सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर बीइंग डिमांडेड बाय द मुस्लिम डिप्रेस्ड क्लासेस एंड क्रिश्चियंस, कि भाई यहां पर एक डेडलॉक बन चुका था, सब शांत हो चुके थे जब माइनॉरिटीज की बात आई। माइनॉरिटीज का मतलब होता है बच्चों अल्पसंख्यक,
ठीक है, क्यों अल्पसंख्यक जो थे लोग, उन्होंने डिमांड करी थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, अलग मतदाता सूची की, जिसके अंदर मुस्लिम भी थे, ठीक है, निम्न जाति के जो लोग थे वो भी थे, डिप्रेस्ड क्लासेस भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, ईसाई धर्म के लोग भी थे, ठीक है। गांधी जी लेफ्ट द इंडिया इन डिसगस्ट एंड वाज अरेस्टेड ऑन हिज अराइवल। फाइनली इन अप्रैल 1934 गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ डिसएबिलिटी मूवमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या कहना चाहता है यहां पे कि अब देखो, यहां पे गांधी जी गए हैं देश को आजाद करवाने की बात को लेकर कि हमें डोमिनेंट स्टेटस मिला जाए, लेकिन वहां पर मुद्दे क्या उठ रहे हैं? वहां पे मुद्दे उठ रहे हैं कि यार अल्पसंख्यक लोगों को अलग मतदाता सूची दे के ना दें। इन सबसे गांधी जी बड़े नाराज हुए और गांधी जी वापसी आ गए। क्यों वापसी आ गए? उनको यह था, उनको पता था कि भैया अगर पहले ही मुसलमानों को मिल रखा है अलग मतदाता सूची, है ना, जिसकी वजह से हिंदू मुसलमान आपस में दुश्मन बने हुए हैं, अब अगर अल्पसंख्यक या निम्न जाति के लोगों को भी अगर ये मिल गया तो भारत के तो और टुकड़े हो जाएंगे, भारत के लोग तो और आपस में क्या कर जाएंगे, टूट जाएंगे। तो गांधी जी गुस्से से खड़े हुए और उन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन का वहां से बाहर निकल आए, और बाहर निकल आए तो फिर सीधा कहां आ गए? तो सीधा अपने इंडिया में आए, और इंडिया में आते इनको क्या कर लिया गया? इंडिया में आते इनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। और जेल में कहां पर डाल दिया गया? यरवदा जेल। कहां पर डाल दिया गया? यरवदा जेल, जो कि कहां पर है? जो कि पड़ती है बच्चों पूना में। कहां पर पड़ती है? तो वो पड़ती है बच्चों पूना में। क्लियर? उसके बाद समझ में आ गई इतना? तो इनके जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसका भी इतना कोई खास रिजल्ट नहीं निकला, ठीक है, उसका भी कोई जो है खास रिजल्ट बच्चों नहीं निकला वहां पर, ठीक है। उसके बाद मीनवाइल द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 आल्सो बिगन टू सरफेस इन इंडिया। क्या था कि 1929 से 1930 के बीच में भारत के अंदर काफी डिप्रेशन आ चुका था, ग्रेट डिप्रेशन आ चुका था, है ना। जो वस्तुओं की जो कीमतें थी वो बहुत ज्यादा गिर चुकी थी, जिसकी वजह से जो किसान थे वो विद्रोह करने पर उतारू हो चुके थे, क्योंकि उनके जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स थे, यानी कि जो खेती के जो उत्पाद थे, उनकी कोई भी वैल्यू मार्केट के अंदर नहीं रह चुकी थी। क्लियर है? उसके बाद द कांग्रेस प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटरी एविक्शन लॉज फॉर द टेनेंट्स अलोंग विद द डिमांड ऑफ रिडक्शन ऑफ देयर रेंट। अब जब ये सब चीजें हुई तो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेस्ट किया कि भाई जो किसानों का जो ठेका है या फिर जो किसानों का जो टैक्स वगैरह है वो क्या होना चाहिए? वो कम होना चाहिए, क्योंकि भैया किसानों की जो दुर्दशा है वो बहुत ज्यादा खराब है, तो इन सब के लिए काम करो भैया, ठीक है। उसके बाद 1931 में जो कांग्रेस ने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था नो रेंट नो टैक्स कैंपेन। क्या नाम था? नो रेंट, हम कोई किराया नहीं देंगे, हमको टैक्स नहीं देंगे, यह आंदोलन शुरू किया गया। और जिसके बदले गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्या किया? सरकार ने जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया 26 दिसंबर 1931 को। जवाहरलाल नेहरू जी को क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था 26 दिसंबर 1931 को। सिमिलरली 24 दिसंबर को अब्दुल गफार खान इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पिछले लेक्चर में बताया था, NWFP, वहां पर इन्होंने किसान आंदोलन जो है आयोजित कर रहे थे, इसलिए इनको भी क्या कर लिया गया था? इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। क्लियर है? अब ये सब जब हालात हो गए तो गांधी जी के पास और कोई चारा नहीं बचा। गांधी जी ने क्या बोला? गांधी जी ने कहा कि अच्छा, गांधी इरविन समझौते के तहत हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो एक बार स्थगित कर दिया था ना, हम उसको वापस से क्या करते हैं? हम उसको वापस से शुरू करते हैं। तो यानी कि अब सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अब दोबारा से शुरू हो चुका था। लेकिन अब की बार सरकार ने डिसाइड कर रखा था कि नहीं भैया, पिछली बार जितना ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चल गया ना, अब की बार तो हम इसको क्या करेंगे? अब की बार हम पूरी तरह से इसको क्रश कर देंगे। अब की बार हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को नहीं बढ़ने देंगे आगे, राइट। तो फाइनली क्या हुआ? 4 जनवरी गांधी जी अलॉन्ग विद अदर लीडर्स वर इम्प्रिजन। तो गांधी जी तो जेल में ही थे और उनके और जो साथी थे उनको भी जेल में डाल दिया गया, ठीक है। पुलिस ने क्या किया? बहुत ज्यादा वायलेंस किया लोगों के ऊपर, लाठीचार्ज वगैरह किया, ठीक है। द लॉज वर सस्पेंडेड, इंस्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन वाज कैरिड थ्रू ऑर्डिनेंसेस। जितने भी कानून थे, जितने भी लॉज थे, उन सबको स्थगित कर दिया गया था और सिंपल और क्या कर दिए गए थे? अध्यादेशों के जरिए जो है प्रशासन को चलाया जा रहा था, ऑर्डिनेंस के थ्रू। जैसे आज के टाइम में होता है ना कि अगर भारत के अंदर आपातकाल लग जाए, इमरजेंसी लग जाए, तो क्या होता है? वहां पर नियम कानून सब खत्म, है ना। राज्यपाल या फिर जो राष्ट्रपति के जो अध्यादेश होंगे, जो ऑर्डिनेंस होंगे, उन्हीं के जरिए जो क्या करती हैं फिर सरकारें चलती हैं, राइट। जो न्यूज़पेपर और जर्नल्स थे, यानी कि जो अखबार और जो पत्रिकाएं थी, उन सबके ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई, है ना, कि भैया हम देखेंगे पहले तुम क्या कुछ छाप रहे हो, क्या नहीं छाप रहे हो ब्रिटिश सरकार के लिए, तो पहले हम देखेंगे फिर तुम इनको छाप सकते हो, राइट। द गवर्नमेंट सक्सीडेड इन पुटिंग द मूवमेंट डाउन एंड फ्रॉम द ऑनवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस लॉस्ट इट्स वैगर। क्या कहता है कि भैया सरकार जो वो कामयाब हो गई, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो अब धीरे धीरे खत्म होने लग गया था और धीरे धीरे लोग जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या हो गए थे? भूलने लग गए थे। क्लियर है? फाइनली 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है खत्म कर दिया था और कांग्रेस पार्टी को कहा कि भैया आप जो है कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज कीजिए, कुछ रचनात्मक कार्य करिए आप, सविनय अवज्ञा आंदोलन का तो अभी कोई भी रिजल्ट नहीं निकलने वाला।
ठीक है। उसके बाद बच्चों द कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से कम्युनल अवार्ड का मतलब होता है बच्चों सांप्रदायिक पुरस्कार। क्या होता है? सांप्रदायिक पुरस्कार। तो इसका मतलब क्या था, तो उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए 16 अगस्त 1932 को 16 अगस्त 1932 को दूसरा जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन होना था ना, तीसरा गोलमेज सम्मेलन होने से पहले ही रामसे मैकडोनल्ड जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे कंजर्वेटिव पार्टी से, तो इन्होंने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी, सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। इसके अंदर यह था कि जो निम्न जाति के जो लोग हैं, जो डिप्रेस क्लासेस के जो लोग हैं ना, उनको दिया जाएगा सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि अलग मतदाता सूची। भाई अभी तक क्या था, अभी तक मुसलमानों को मिली हुई थी अलग मतदाता सूची, लेकिन अब क्या कहा जा रहा है कि जो निम्न जाति के जो लोग हैं, जो दलित वर्ग के जो लोग हैं, उनको भी अब क्या मिलेगा, अलग मतदाता सूची। सेम वही कि जहां पर दलित ज्यादा है तो वहां पर उनके जो है बंदे उन्हीं के इलेक्शन में खड़े होंगे, उन्हीं के बंदे क्या करेंगे, वोट डालेंगे, राइट। मुसलमानों के पास ऑलरेडी सेपरेट इलेक्टोरेट था, ठीक है, जहां पर उनकी सीटें सेंटर और प्रोविंशियल के अंदर जो क्या थी, रिजर्व थी, ठीक है। अब किसकी रिजर्व सीटें हो जाएंगी, जो डिप्रेस क्लासेस हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं, उनकी सीटें भी अब क्या हो जाएंगी, रिजर्व हो जाएंगी, ठीक है। जैसे ही गांधी जी को इसके बारे में पता चला, तो गांधी जी को पता लग गया कि भैया इन सब से तो भारत के अंदर और जो है जाति के नाम पर दंगा फसाद होगा। तो गांधी जी यरवदा जेल में ही क्या हो गए थे, यरवदा जेल में ही अनशन पे बैठ गए थे, यरदा जेल में ही कहां बैठ गए, अनशन पे बैठ गए। तो अब जब अंबेडकर साहब को इसके बारे में पता चला कि भाई गांधी जी जो है जेल में अनशन पे बैठ गए, तब अंबेडकर साहब गए थे 24 सितंबर 1932 को यरदा जेल पूना में, गांधी जी से मिले, गांधी से बात की कि भैया बात क्या है। तब गांधी जी ने बताया कि भैया ये सब ठीक नहीं है, पहले ही हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, अब अगर दलित वर्ग के लोगों को भी अलग मतदाता सूची मिल गई तो भैया अनटचेबल्स, यानी कि जो अछूत लोग, जो जिनको समाज कह रहा है, और जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं, उनका आपस में जो है फिर उनका आपस में फूट डालनी पड़ जाएगी। हालांकि वो भी हमारे हिंदू भाई हैं, सब हिंदू भाई हैं, लेकिन अब हिंदुओं में क्या पड़ने लग जाएगी, फूट पड़ने लग जाएगी। तो आप प्लीज इसको क्या करो, आप प्लीज इसको विड्रा कर लो, आप सेपरेट इलेक्टोरेट मत लो। फाइनली अंबेडकर जी मान गए और 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल पूना में ही अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे बोलते हैं अंबेडकर गांधी समझौता या पूना समझौता। समझौता कहां पर हो रहा है, पूना में। थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था, दिल्ली समझौता। दिल्ली समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। अब हम क्या देख रहे हैं, पूना समझौता, जो कि कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 को। ठीक है बच्चों, तो दो अलग अलग समझौते हैं, आई होप दोनों के दोनों समझ में आ गए होंगे। पूना समझौता के अंदर क्या क्या बातें हुई थी, पूना समझौता, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932, इसमें यह कहा गया कि जो दलित वर्ग के जो लोग हैं उनका जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो नहीं लेंगे, ठीक है, और लेकिन बदले में क्या होगा, तो बदले में होगा ये कि भाई उनकी जो सीटें हैं प्रांतीय विधान पालिका में, उनकी जो सीटें हैं वो कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 71 से 147। कितनी हो जाएंगी, तो वो उनकी सीटें हो जाएंगी 71 से 147 सीटें, ठीक है। और क्या था, सेंट्रल लेजिस्लेचर, जो केंद्रीय विधानमंडल है, वहां पर 18% सीटें रिजर्व हो जाएंगी, किसके लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, यानी कि जो दलित वर्ग के लोग हैं उनकी 18% सीटें वहां पे हो जाएंगी, यानी कि प्रांतों में 71 से 147 और सेंटर में कितनी हो जाएंगी, 18%। क्लियर है। तो जो पूना पैक्ट, द पूना पैक्ट बिटवीन कास्ट हिंदूज एंड द डिप्रेस्ड क्लासेस एग्रीड अपॉन ए जॉइंट इलेक्टोरेट, यानी कि जो पूना समझौता था वो हिंदू धर्म और जो दलित वर्ग के जो लोग थे उनका आपस में एक जॉइंट इलेक्टोरेट स्थापित करने का था। ठीक है बच्चों, तो ये था पूना पैक्ट के बारे में। अब हम हमारा लास्ट रह गया बच्चों थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था, 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। इस टाइम पे भारत के वाइसरॉय कौन थे, तो विलिंगटन। कौन होंगे, विलिंगटन थे बच्चों। क्लियर है। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन बच्चों ये भी लंदन में हुआ था। ये कुछ भी नहीं था, बस ये नॉर्मली, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 46 लोग आए थे, इसके अंदर सिर्फ 46 लोग आए थे, कुछ भी नहीं किया। यहां पर आए, इवन कांग्रेस को तो इन्विटेशन ही नहीं दिया गया, कांग्रेस पार्टी को तो बुलाया ही नहीं गया, बोले आते हर बार बवाल करके जाते हैं, कांग्रेस पार्टी को बुलाया ही नहीं गया। ठीक है, सिर्फ 40 लोगों ने जो है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, व्हाइट पेपर इशू किया। क्या शुरू किया, व्हाइट पेपर इशू किया। ठीक है, मार्च 1933, विच गिव डिटेल्स ऑफ द बेसिस ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्सी एट द सेंटर एंड रिस्पांसिबल गवर्नमेंट टू इन द प्रोविंसेस। क्या कहना चाहता है कि एक श्वेत पत्र जारी किया गया जिसमें क्या था, नए संविधान के आधार पर केंद्र में द्वैत शासन लाया गया, डायरेक्सी लाई गई, ठीक है, और प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का विवरण दिया गया था। राइट, और फाइनली क्या हुआ, इन फरवरी 1933, फरवरी 1933 में हाउस ऑफ कॉमन्स जैसे हमारे यहां पे लोकसभा है ना,
वैसे ही ब्रिटेन के अंदर हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हमारे यहाँ पे राज्यसभा है, वहां पर है काउंसिल ऑफ स्टेट्स ब्रिटेन के अंदर। तो ब्रिटेन का सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटेन की पार्लियामेंट का सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। यहां पर एक बिल पेश किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा, जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 से लाया गया था। तो यह अब आप समझ गए होंगे कि जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, वहां पर हम पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में। ठीक है बच्चों, आई होप गोल में सम्मेलन सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं और सबका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।